हेलो एवरीवन। जो भी बिहार के बच्चे हैं और अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, है ना। उसमें आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर ये जॉब दी जा रही है। लेकिन ये जो जॉब है ये आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, यानी कि एक संविदा वाली नौकरी, लेकिन अच्छी जॉब है। हम लोग बात करते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट है, क्या इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस है और कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी है, सब कुछ हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर ये नोटिस है, नियोजन नोटिस संख्या 6394 है, बिहार सरकार पंचायत राज विभाग का नोटिस है और इसका वेबसाइट है http.zp.bihar.gov.in। तो देखिए बिहार सरकार की योजना है कौन सा, एक तो मतलब 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत योजना है आपका ग्रामीण सोलर लाइट योजना, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्की करण निश्चय योजना, उसके बाद 15वीं वित्त आयोग जो राज्य का जो सिस्टम राज्य वित्त आयोग है उसके द्वारा कुछ योजनाओं को चलाने के लिए और जो विभागीय योजना उसके क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु किसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तकनीकी सहायक का, यानी टेक्निकल असिस्टेंट का जो है ये पोस्ट आया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट का यानी तकनीकी सहायक का। और याद रखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, कह रहे राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और जो भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन हेतु इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन, यहां पर लिखा हुआ है संविदा नियोजन, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, ये करने का निर्णय लिया गया है। क्या है, पद का नाम क्या है, तकनीकी सहायक है। टोटल रिक्ति जो है आपकी कितनी है, 942। जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना वैकेंसी है वो लास्ट में आपको डिटेल बता देंगे। और इसका जो वेतन है ये कितना, संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह मानदेय कितना है, 27,000 रुपए। और यहां पर न्यूनतम जो क्लास क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, क्या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, यानी कि आपको डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से। अब देखिए इसमें क्या रहा है, क्या जो इसके पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा टोटल पोस्ट कितना है, 942। अब ये पात्रता है क्या, यहां पर पहला आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो आपकी उम्र सीमा जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपका नहीं होगा मान्य। और ये एज जो कट ऑफ एज जो आपका वो माना जाएगा 1/4/2025 के अनुसार आपका ये गणना किया जाएगा। अब यहां पर न्यूनतम आयु किसके लिए चाहिए, जो अनरिजर्व्ड जो मेल है उनके लिए 37 ईयर, इसके बाद जो ओबीसी है पुरुष और महिला उसके लिए 40 साल, अनरिजर्व जो महिला उसके लिए भी 40 साल और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला है उसके लिए 42 साल है। आरक्षण जो बिहार सरकार का जो आरक्षण का नियम है वो यहां पर क्या होगा, आपका लागू होगा। यहां पर लिख रहा है आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। जो भी आरक्षण के नियम है उन आरक्षण के नियमों के अनुसार आपको यहां पर आरक्षण मिलेगा, है ना। इसके बाद यहां पर यह कह रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक इतने के आलोक में दिव्यांगों को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कितना, 4% क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा सारे उसमें, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को 2% आरक्षण मिलेगा, है ना। अब यह आवेदन का प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ना। यहां पर एग्जाम का कोई वो नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपका प्रक्रिया क्या है आवेदन का, कह रहा है कि आवेदन जो है ना वो किसी एक ही जिले में आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि पता चला कि 2-3 जिले से कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर फिर क्या हो जाएगा, आपका हो सकता है कैंसिल कर दे कैंडिडेट। किसी एक जिले में ही आवेदन करेंगे आप। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक, यानी ये वेबसाइट है http://zp.bihar.gov.in, इस पर जाएंगे, इस पर आपका लिंक अवेलेबल होगा, वहां पर जाकर के क्या करेंगे आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी, आपको सारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है आपका वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
यानी कि वो आप जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसके आधार पर आपको जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बाद में आप किसी प्रकार का कोई दावा कहते हैं कि गलती हो गई, वो सब आपका मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसमें आपको देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं होने पर अभ्यर्थित्व यानी कि जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल किया जा सकता है। यानी अगर जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन में जो भी डिटेल फिल किया और जो आप काउंसलिंग के एक समय जो आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, दोनों में अगर डिसिमिलरिटी हो जाती है, असमानता हो जाती है, तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि वेबसाइट पर उपलब्ध एक शपथ पत्र, देखिए यह बहुत जरूरी है। इस शपथ पत्र है यहां पर, इस शपथ पत्र को क्या करना है आपको, इस पर एक ओथ का एक फॉर्म होगा, उसको क्या करना है, फिल करके उसको नोटरी करवा लीजिएगा। नोटरी मतलब कोर्ट में जाएंगे, आपके मतलब जो भी जिले में जो भी कोर्ट होगा वहां पर जाकर के क्या होगा, 100 रुपया के आसपास 150 रुपया के आसपास लेगा, उसको नोटरी कर देगा। तो उसको नोटराइज या मतलब कोई भी वकील को पकड़ लीजिएगा या फिर कोई जहां पर लीगल काम सब होता है वहां पर जाएंगे, 100-150 रुपया देंगे, वो नोटरी कर देंगे आपका। तो नोटरी उसको ओथ को नोटरी बना करके क्या करना है आपको अपलोड करना, ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होला कि जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं है। रिक्ति नहीं है या है तो पहले आप उसे चेक कर लीजिएगा। अब मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, तो देखिए मेधा सूची का जो निर्धारण होगा ना, ये कह रहा है कि आखिर जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी, मिनिमम ये आपका एलिजिबिलिटी है। अब देखिए ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है यहां पर, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% जो पद है ना वो राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी कि जो टोटल सीट है उसका 40% उन्हीं के लिए रिजर्व रहेगा जो कि बिहार के राज्य के जो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान है वहां से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेधा सूची में समान अंक रहने पर, यानी कि अगर आपका इक्वल अगर मार्क है मान लीजिए डिप्लोमा में, तो वहां पर क्या होगा, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता, यानी जिसका एज ज्यादा होगा उसको वरीयता देंगे। प्रतीक्षा सूची अगर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा तो इसके लिए आपको अगले 1 वर्ष में क्या हो सकता है, अगर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो अगले 1 साल में उसको भरा जा सकता है। रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि इसका जो सिलेक्शन जो कमिटी है, चयन जो जिला स्तर पर होगा उस कमिटी में कौन कौन लोग होंगे ये भी बता दिया गया है। कह रहा है कि इस कमिटी में डिस्ट्रिक्ट हर जिले में जो आपका कमिटी होगा इसके लिए उसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, डीडीसी उपाध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 पदाधिकारी होंगे जो जिला पदाधिकारी के द्वारा क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। माइनॉरिटी के 1 पदाधिकारी होंगे जिसको डीएम क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ये भी सदस्य होंगे। और डीपीआरओ यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी ये इसके सदस्य होंगे और इस समिति के सेक्रेटरी यानी कि सचिव भी होंगे। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे, यही पूरा काउंसलिंग में डिसाइड करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसके बाद आपका जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा, एक करारनामा, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो आपका बनेगा वो किसके साथ बनेगा, यानी कि किसी तरह का अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वो नहीं किया जा सकता, आप किसके अगेंस्ट फिर वो करोगे। याद रखिए यहां पर एकरारनामा जो गया चयन संकल्पना लिखा गया है कि दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जाएगा, यानी जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो डीपीआरओ होंगे उनके साथ आपका क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा। यानी कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा है तो किसके खिलाफ आप जाएंगे, उस एग्रीमेंट के वाले जो एग्रीमेंट है उसको मतलब उसको तोड़ने के लिए आप किसके खिलाफ केस करोगे, डीपीआरओ के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहां पर देखिए संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सर्वाधिक सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने, यानी कि सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। ये सारी चीजें लिखी गई है। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी, यानी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो वो होगा वो कब तक होगा, 31 मार्च 2026 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा अभी, है ना। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से इसको बढ़ाया जा सकता है। नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय
जो डिपार्टमेंट है इसका निर्णय आपका अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि इसके पहले भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं इस अपॉइंटमेंट को। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल है भाई साहब, सिंपल याद रखिए। कह रहा है चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने अनिवार्य होगा। यानी कि अपॉइंटमेंट से पहले आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट क्या कराना होगा, सबमिट कराना होगा, जो किसके द्वारा, जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी है सिविल सर्जन के द्वारा जो निर्गत किया गया हो। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि और भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डीपीआरओ का ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जाकर के इसकी जानकारी आप ले सकते हो। और अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को क्या करिए, जाकर के नियमित रूप से आप इसे देखते रहिए। बाकी देखिए यहां पर पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका डिटेल दिया हुआ है, कहां पर कितना वैकेंसी है। यहां पर देखिए हर जिला का दिया हुआ है, यहां पर है ना कि भोजपुर में 14 है, बक्सर में 7 है, कैमूर में 17 है, नालंदा में 10 है, पटना में 38 है, रोहतास में 12, यानी कि टोटल जो पटना कमिश्नरी है उसमें कितना है 94। इसी तरह मगध कमिश्नरी में अरवल में 5 है, औरंगाबाद में 12 है, गया में 72 है, जहानाबाद में 12 है, नवादा में 12, यानी कि टोटल मगध कमिश्नरी में कितना 113 वैकेंसी है। इस तरह तिरहुत में, पूर्वी चंपारण में 4 है, मुजफ्फरपुर में 4 है, पूर्वी चंपारण में 65 है, मुजफ्फरपुर में 70 है, तिरहुत में, सीतामढ़ी में 39 है, शिवहर में 2 है, वैशाली में 58 है, पश्चिमी चंपारण में 49 है, टोटल 283 है। इसी तरह सारण का दिया हुआ है, पूरा डिटेल देख लीजिएगा। इसी तरह आपका दरभंगा जो कमिश्नरी है उसमें अलग अलग जिले में कितना है, पूरा डिटेल यहां पर दिया हुआ है। मुंगेर में पूरा दिया हुआ है कितना है, तो ये। इसके बाद आपका भागलपुर कमिश्नरी है उसमें देखिए 11 बांका में है, 8 भागलपुर में है, ठीक है। इसी तरह कोसी कमिश्नरी में हर जिले का दिया हुआ है और पूर्णिया कमिश्नरी में हर जिले का आपको दिया हुआ है। तो इसको आप जाकर के क्या करिए, चेक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है वो जाकर के क्या करें, इसको जाकर के डिटेल में पढ़ लें और इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। पूरा प्रॉपर इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए और बहुत अच्छा है, आप लोग इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।